हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए रेशो एनालिसिस का वन शॉट वीडियो फॉर सीयूईटी यूजी 2025। इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे। अगले 40 मिनट के बाद आप बोलोगे सर मेरे को रेशो एनालिसिस का कोई मर्जी फॉर्मूला पूछ लो, किसी मर्जी चीज की कोई मर्जी डिटेल पूछ लो, मैं हर चीज बता सकता हूं। लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा, पूरे एंड तक एक एक चीज सुननी होगी। मैं सभी रेशो, सभी फॉर्मूलाज, पूरी की पूरी बैलेंस शीट, पूरी की पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पे याद करवा दूंगा, और ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए रेशो एनालिसिस के किसी भी क्वेश्चन को करने में। अकाउंटिंग रेशोज का हर क्वेश्चन आप इजीली कर पाओ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेशोज। देखो जल्दी थोड़ा सा मैं मीनिंग बता देता हूं आपको, ताकि थोड़ी थ्योरी कई बार आपसे पूछ लेता हूं। मीनिंग क्या होता है रेशो का? रेशो बताता है बेसिकली रिलेशन बिटवीन नंबर्स। ये बताता है रिलेशन बताता है बिटवीन नंबर्स के बीच में ये रिलेशन बताता है। जैसे कि दोनों नंबर्स आपस में कितने कम ज्यादा है, क्या रेशो है उनकी। रेशो को बताने के कई तरीके हो सकते हैं। एक फॉर्म होती है इसकी प्योर रेशो, एक फॉर्म होती है नंबर ऑफ टाइम्स, एक होता है परसेंटेज, एक होता है फ्रैक्शन। ठीक है जी, चार तरीकों से आप रेशो एनालिसिस की रेशोस को आप बता सकते हो। देखो जैसे कि एक ही चीज को बता रहा हूं मैं, सेम चीज को आप चार डिफरेंट तरीकों से कैसे बोलोगे। सपोज मैं कहता हूं 2:1, 2:1 इस तरीके से लिखना, तो दिस इज माई प्योर रेशो 2:1। ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स में इसी चीज को मैं नंबर ऑफ टाइम्स में कैसे बोलूंगा कि फर्स्ट थिंग इज द डबल ऑफ सेकंड, तो मैं कहूंगा कि 2 टाइम्स है। ये क्या है? 2 टाइम्स है। परसेंटेज में बोलूंगा, देखो परसेंटेज कैसे निकालूंगा, मैं कहूंगा 2/1 इंटू 100%, तो मैं कहूंगा 200% है। सिमिलरली बोलूं फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में तो 2/1 है ही पड़ा। तो बेसिकली एक 2/1 को, एक फ्रैक्शन को मैं चार तरीकों से लिख सकता हूं, प्योर रेशो या सिंपल रेशो, दैट इज 2:1। मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ टाइम्स में कि ये 2 टाइम्स है। मैं परसेंटेजेस में लिख सकता हूं कि 100% से मल्टीप्लाई करके 200% है। फ्रैक्शन में लिख सकता हूं 2/1। समझ आया? तो मैं चार तरीकों से रेशो को लिख सकता हूं, ये आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रेशो, अकाउंटिंग रेशोज के टाइप्स क्या क्या है मेरे पास। अकाउंटिंग रेशो के जो टाइप्स है मेरे पास, चार टाइप की अकाउंटिंग रेशोज होती है। पहली होती है लिक्विडिटी रेशो। नाम से समझ आता है कि जो मेरे को बताएगी कि कितना लिक्विड है बिजनेस, कि कितनी जल्दी वो अपने जो क्रेडिटर्स है, अपने डेट्स है, उनको चुका पाएगा। तो बेसिकली लिक्विडिटी रेशो में हम लोग पढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। तो इसीलिए इसको कई बार शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी बोल दिया जाता है, कि शॉर्ट टर्म में मेरा बिजनेस कितना सॉल्वेंट है, कि अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को वो कितने अच्छे से कैटर कर पाएगा। दूसरे नंबर पे आती है मेरे पास सोल्वेंसी रेशोस। नाम से समझ आते हैं सोल्वेंसी, मेरा बिजनेस सॉल्वेंट है या नहीं। लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी की बात नहीं करते, यहाँ पे हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, कि लॉन्ग टर्म डेट हम अपने चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। तो इसके अंदर जो हम रेशोस पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशोस, कि लॉन्ग टर्म में मेरा बिजनेस सॉल्वेंट है या नहीं है, कि लॉन्ग टर्म में जो उसके डेट्स होने वाले हैं क्या वो उनको अपनी ड्यूटीज पूरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तीसरा आता है टर्नओवर रेशोस। तो टर्नओवर रेशोस क्या होती है? टर्नओवर रेशोस का एक और नाम होता है दैट इज एक्टिविटी रेशोस। इसका एक और नाम होता है एक्टिविटी रेशोस। ये रेशो जो होती है, एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो, ये बेसिकली मेरे को बताती है कि हाउ वेल माय बिजनेस इज बीइंग मैनेज्ड, कि मेरी बिजनेस की मैनेजमेंट कैसी है, कितने अच्छे से हम अपने टर्नओवर, बेसिकली कितनी अच्छे से हम चीजों को टर्नओवर कर पा रहे हैं। इन द सेंस हम यहाँ पे बताते हैं कि इन्वेंट्री का टर्नओवर रेशो कितना है, कि मैं कितनी बार इन्वेंट्री बेच पा रहा हूँ एक साल के अंदर। सो दैट इज बेसिकली माय टर्नओवर रेशो। ये मैनेजमेंट की बहुत हेल्प करती है, इसका नाम एक्टिविटी रेशोस भी होता है। लास्ट आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। नाम से ही समझ आ रहा है कि ये बताएगा मेरे को अबाउट प्रॉफिट्स की डिफरेंट तरीके के प्रॉफिट्स, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना है, आपका नेट प्रॉफिट रेशो कितना है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितना है। अगर आप शार्क टैंक देखते हो तो वो पूछते हैं ना कि जी नेट प्रॉफिट बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, तो जीपी मार्जिन कितना है। हम यहीं से परसेंटेजेस निकालना सीखते हैं, यहीं से हम वो रेशोस निकालते हैं। तो ये सारी रेशोस हमारे को देखने को मिलने वाली है। जल्दी से शुरू करते हैं, क्या क्या रेशोस के क्वेश्चन आएंगे मेरे पास, किस किस तरीके से उनके फॉर्मूलास बिल्ट होते हैं, सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी रेशो की। तो लिक्विडिटी रेशो में दो रेशोस आती है हमारे पास। पहली आती है करंट रेशो और दूसरी आती है लिक्विड रेशो।
पहली आती है करंट रेशो, दूसरी आती है लिक्विड रेशो। लिक्विडिटी रेशो मेरे को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताएंगे, मेरे को पता ही है। अब बात करते हैं करंट रेशो क्या होती है। देखो, सो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है मेरे पास करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यार देखा जाए तो इनके फॉर्मूलाज बहुत बेसिक होते हैं, फॉर्मूलाज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते, लेकिन इनके अंदर जो चीजें आती है वो मैटर करती है कि करंट एसेट में क्या क्या आएगा, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, कोई चीज आपसे छूट ना जाए। सबकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद करवा दूंगा ताकि गलती ना करो। तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज आता है। लिक्विड एसेट का जो फॉर्मूला, लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। तो पहले तो और नाम जान लो, करंट रेशियो का एक और नाम होता है दैट इज वर्किंग कैपिटल रेशियो। हम इसको ये भी बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो। आगे एक रेशियो आएगी आपके पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ध्यान रखना इन दोनों में फर्क है। वर्किंग कैपिटल रेशियो हम बोलते हैं करंट रेशियो को ही, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, की मेरी करंट एसेट्स कितनी है अपॉन करंट लायबिलिटीज की। मतलब इससे मेरे को समझ आ जाएगी कि क्या मैं अपनी लायबिलिटीज को टाइम पे पेमेंट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लिक्विड रेशियो के दो नाम और होते हैं, एक नाम तो होता है इसका क्विक रेशियो, एक नाम और होता है इसका दैट इज एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, ये आप बात जानते भी होंगे। अब बात करते हैं करंट एसेट में क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, लिक्विड एसेट में आता है क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या आता है। ये करने से पहले हम जल्दी से पूरी बैलेंस शीट याद कर लेते हैं कंपनी की। वैसे तो कंपनी की बैलेंस शीट जो होती है, वैसे जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होती है, लेकिन मैं एक बार आपको ना कन्वीनियंस के लिए याद रखवाने के लिए एक बार मैं हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं, और आपको भी ये बना लेनी है ताकि आपको याद रह जाए कहां पे क्या क्या आता है। ठीक है, ये जो मेरी साइड होती है ये होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, ये होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, ये साइड होती है मेरी एसेट साइड। ठीक है, हमने पार्टनरशिप्स में भी देखा या हमने सॉल्व प्रोवाइडर में देखा, बैलेंस शीट ऐसी ही होती थी। कंपनी कौन से वर्टिकल होती है, लेकिन मैं एक बार आपको याद रखने के लिए याद करवा रहा हूं कैसे आपको याद रखना है। इक्विटी लायबिलिटी के अंदर कंपनी के पास तीन चीजें होती हैं। एक होता है उनके पास शेयर होल्डर्स फंड, फिर से ये मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूं जितनी आपको रेशियो एनालिसिस के आपके सिलेबस में है। ठीक है, दूसरी चीज होती है आपके पास करंट लायबिलिटी, तीसरी होती है आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, एसेट साइड में दो चीजें होती हैं आपके पास, एक होती है आपके पास करंट एसेट्स, एक होती है आपके पास नॉन करंट एसेट्स। बच्चों को प्रॉब्लम आती है याद रखने में किसके अंदर क्या आता है, तो जल्दी से देखो आप इस तरीके से याद रखते हो सारा कुछ। यहां पर दो चीजें आती हैं, आप नाम याद रख सकते हो संयम सर, मेरे नाम से याद रख सकते हो संयम सर। एस से आता है यहां पर शेयर कैपिटल, सर एस आर से होता है यहां पे रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है जी, तो ये तो हो गया संयम सर के नाम से याद हमें। पहले एस से आएगा शेयर कैपिटल और एस आर इससे नाम से आएगा मेरे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर आता है मेरे पास करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में क्या आता है, देखो करंट लायबिलिटी में आपके पास आती है बी पी टी ओ, चार चीजें आती हैं दैट इज बी पी टी ओ। ओके, बी से आता है बोरोइंग्स, बी से आता है बोरोइंग्स। कैसी बोरोइंग्स आएंगी सोचो करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म। कैसी आएंगी, शॉर्ट टर्म। पी से आता है प्रोविजंस, तो ऑफ कोर्स कैसे प्रोविजंस आएंगे यहां पे मेरे पास, शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। टी से आता है मेरे पास ट्रेड पेबल्स, ओ से आता है मेरे पास अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इस अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर भी कुछ फेमस चीजें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए, वो मैं आपको लिखवा देता हूं जल्दी से। वो फेमस चीजें क्या क्या है आपके पास, पहला तो है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है,
पहला है करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। आप बाकी चीजों के मतलब समझते हो कि शेयर कैपिटल में जो चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस में प्रॉफिट जो होते हैं या जनरल रिजर्व जो होता है, जितने भी रिजर्व सरप्लस आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग से दिखेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन उसी नाम से दिखेंगे, या फिर जैसे यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के अंदर आपके पास क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं और बिल्स पेबल भी आ जाते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज में एक मैंने बोला करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, कि बेसिकली लॉन्ग टर्म डेट था लेकिन आपने उसको इसी साल रिडीम करना है, तो वो अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। जैसे कि मान लो मैं कहूं कि डिबेंचर्स इस साल रिडीम करने हैं मेरे को, हालांकि 10 साल पहले इशू करे थे बट इस साल रिडीम करने हैं, तो मैं कहूंगा दीज आर करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, तो यहां पर आ जाएगा। दूसरी चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस है अगर तो वो यहां पर आ जाएगा। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है यहां पर अनक्लेम्ड डिविडेंड। ये नहीं कि और चीजें नहीं होती हैं, और तो है, देखो बेसिक चीजें आपको पता होंगी जैसे कि एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तो है ही है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये तो है ही है, ये तो बेसिक है। बट ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं कुल डिटेल्स देखूं तो 5 चीजें हैं, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट जरूर याद होनी चाहिए। ये होगी आपकी करंट लायबिलिटी की डिटेल्स। अब बात करते हैं करंट एसेट की, सॉरी नॉन करंट लायबिलिटीज की। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, देखो, तो नॉन करंट लायबिलिटीज में इनका अपोजिट कर दो, बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का अपोजिट क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इसी तरीके से शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का अपोजिट आ जाएगा आपके पास लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। तो बेसिकली यहां पर आपको दो ही चेक करेगा, इसके अलावा आपको चेक करेगा ही नहीं वो किसी चीज पे, सो टेंशन की बात ही नहीं है। तो अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, तो बेसिकली यहां पे आपको जो चेक करा जाएगा वो इन्हीं दो पे ही करा जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस पे, दैट्स इट। तो देखें जल्दी से हमारे पास डिटेलिंग क्या हुई। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के अंदर 3 चीजें आती हैं, शेयर होल्डर्स फंड आता है, फिर हमारे पास करंट लायबिलिटीज आती हैं, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं। उसकी डिटेल्स लिखी। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर मेरे पास 2 चीजें आती हैं, संयम सर, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। करंट लायबिलिटी में मेरे पास आता है बीपीटीओ, बी का मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, पी का मतलब प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, टी का मतलब ट्रेड पेबल एंड ओ का मतलब अदर करंट लायबिलिटीज। फिर आया नॉन करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर उनका अपोजिट, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का अपोजिट आया मेरे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का अपोजिट आया लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब जल्दी से याद करते हैं करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स बहुत सिंपल, सोसाइटी, ये स्पेलिंग हमारे मतलब की है, ठीक है, सोसाइटी की स्पेलिंग हमारे मतलब की है ताकि हम अपना सही आंसर लिख सके। और यहां पर आता है PAI, सोसाइटी पाई, ठीक है। अब देखते हैं एस का मतलब क्या है। एस का मतलब है शॉर्ट टर्म एडवांसेस, अगर आपने किसी को शॉर्ट टर्म एडवांस दे रखे हैं, लोन दे रखा है किसी को। ओ का मतलब आता है अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। सी का मतलब आता है यहां पर आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, की कैश है या उनका इक्विवेलेंट पड़ा है। आई से आता है आपके पास इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी ध्यान रखना प्लीज, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे सिर्फ और सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, बाकी कोई नहीं आएंगी। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है तो वो दो भी नहीं आएगी, वो इसमें आएंगी, इसमें नहीं आएंगी। सिर्फ अगर आपको लिखा हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या लिखा है ट्रेड इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, कोई भी नाम हो वो यहां जाएगा। सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट नाम आता है तो वो यहां पर आएगा। टी का मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, और इस आई का मतलब इन्वेंट्री, इस आई का मतलब क्या है, इन्वेंट्री। तो ये होगी आपके करंट एसेट्स की डिटेल्स। कैसे याद रखोगे, सोसाइटी। अदर करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, देखो आपके पास अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आता है आपके पास, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस हो गए, एक्रूड इनकम हो गया, या आपके पास हो जाता है यहां पर अपना क्या कहते हैं एडवांस टैक्स हो गया, आपने किसी को एडवांस टैक्स पे कर रखा है, तो ये चीजें आ जाती हैं आपकी अदर करंट एसेट्स में।
फिर बात करते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर 3 ही होती है, यही याद करनी है और कुछ भी नहीं। पाई पी से होता है आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सारी की सारी बिल्डिंग मशीनरी जितनी भी टेंजिबल एसेट्स है वो आ गई, और इंटेंजिबल एसेट्स में बाकी इंटेंजिबल एसेट्स आ गई। ए का मतलब होता है आपके पास एडवांसेस। कैसे एडवांसेस? लॉन्ग टर्म एडवांसेस। ए का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एडवांसेस। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स लिख दे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिख दे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिख दे, जो मर्जी नाम लिखते हैं वो आप यहाँ पे लिख दोगे। अगर करंट लिखा तो ऊपर जाएंगे, दैट्स इट। समझ आई बात? तो 3 तरीके की नॉन करंट एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, लॉन्ग टर्म एडवांसेस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी। तो हमारी यहाँ की डिटेल्स, करंट एसेट्स कैसे याद रखोगे आप? सोसाइटी, SOCITI। एस का मतलब शॉर्ट टर्म एडवांसेस, ओ का मतलब अदर करंट एसेट्स, सी का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ करंट, टी का मतलब ट्रेड रिसीवेबल, इसके अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी, डेटर्स भी आ जाएंगे और बिल्स रिसीवेबल भी आ जाएंगे, आई का मतलब इन्वेंट्री। नॉन करंट एसेट्स के अंदर 3 ही चीजें आती हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये हो गई मेरी पूरी की पूरी बैलेंस शीट। टोटल ऑफ एसेट्स टोटल ऑफ लायबिलिटीज के बराबर होता है। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में लिख लो, वैसे साथ के साथ लिख लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब वापस चलते हैं यहां पर रेशियो एनालिसिस में। जब आप करंट रेशियो निकालते हो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी करते हो, तो करंट एसेट्स आपको सारी लेनी है एक्सेप्ट लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ठीक है, सिर्फ आपको इन 3 चीजों को कंसीडर नहीं करना। ये होती कहां है? ये होती है बेसिकली इन्वेंट्री के अंदर, दे आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री। ये कहां होंगी? आपकी इन्वेंट्री के अंदर होंगी। तो अगर इन्वेंट्री आपको ऐसा दे रखा है, इन्वेंट्री 2 लाख इंक्लूडिंग 50,000 ऑफ लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स, तो करंट एसेट निकालते वक्त 2 लाख में से 50,000 आप माइनस कर दोगे। ठीक है, करंट लायबिलिटी की डिटेल्स एज इट इज जो मैंने लिखवाई, करंट एसेट की बाकी डिटेल्स एज इट इज जो मैंने लिखवाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस अब आगे चलते हैं जल्दी से। हमारे पास आता है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो में क्या आता है? देखो, लिक्विड रेशो में आता है लिक्विड एसेट्स। क्या आता है? लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट किसके बराबर होते हैं? मैं इनको लिक्विड एसेट भी बोल देता हूं, मैं इनको क्विक एसेट्स भी बोल देता हूं, जो मर्जी बोलो। मैं कहूंगी लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स। ये बेसिकली ऐसी एसेट्स होते हैं जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? करंट एसेट्स में से माइनस कर देते हैं 3 चीजें। हम क्या करते हैं? करंट एसेट में से 3 चीजें माइनस करते हैं। वो 3 चीजें क्या है? पहली चीज हम माइनस करते हैं इन्वेंट्री, और हम क्या माइनस करते हैं? और हम माइनस करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। एक और चीज हम माइनस करते हैं, दैट इज एडवांस टैक्स। तो बेसिकली इन तीनों चीजों को अगर आप देखो तो ये ऐसी हैं जिनको हम रेडिली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्रीपेड एक्सपेंस को तो मैं कैश में कन्वर्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि मैंने खर्चा कर दिया, वापस कैश तो आएगा नहीं। एडवांस टैक्स भी इसी तरीके से। इन्वेंट्री को मैं एकदम से चाहूं तो सारी बेच नहीं सकता ना, तो इसीलिए इन तीनों चीजों को हम हटा देते हैं। जैसे ही हम हटा देते हैं, जो हमारे पास फिगर आता है वो हमारे पास आता है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आर जनरली दोज एसेट्स, या क्विक एसेट्स आर जनरली दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इन कैश विद इन 3 मंथ्स, जिनको हम 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, नॉर्मल डेफिनेशन ये होती है, निकालने का तरीका ये होता है। तो ये हो गई जी आपकी लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो के अंदर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला और पता होना चाहिए, वो आपको काम आ जाता है कई बार, दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल किसके बराबर है? वर्किंग कैपिटल बराबर होती है आपके करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज के। ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज के बराबर होती है वर्किंग कैपिटल। तो इसका भी यूज है, कई बार वर्किंग कैपिटल दी होती है और करंट एसेट दी होती है, तो आप उसका यूज करके करंट लायबिलिटी निकाल देते हो। सॉर्टेड है यहां तक। मैं आज आपको इनके एमसीक्यू साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं एक बार आप बिना क्वेश्चंस के सिर्फ और सिर्फ पूरा कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट करो।
अच्छे से सारा नोट्स बनाओ, अच्छे से उनको याद कर लो। फिर मैं कल लेके आऊंगा इसके सारे के सारे एमसीक्यूज, और बहुत सारे एमसीक्यूज लाऊंगा ताकि एक एक चीज आपको अच्छे से आ जाए। चाहे कितनी मर्जी देर की वीडियो बने, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मैं बहुत सारे एमसीक्यूज लेकर आऊंगा ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से आ जाए। ठीक है जी। लिक्विडिटी रेशो हमने पूरी बैलेंस शीट समझी। इस बैलेंस शीट के आधार पे हम कुछ और चीजें अब समझेंगे। इस बैलेंस शीट के अंदर हम और चीजें समझेंगे। अब वो क्या समझेंगे देखते हैं। ठीक है जी। हमने बैलेंस शीट को उठा के एक बार रख दिया साइड में, ताकि हम इसका रेफरेंस भी ले ले और साथ साथ हम इससे रिलेटेड चीजें देख ले कि हमें क्या क्या फॉर्मूलाज और आने चाहिए, सो दैट हमारे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, आपको यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि ये देखो, टोटल एसेट्स करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट के बराबर होती है, और टोटल लायबिलिटीज बराबर होती है। देखो, मैं सारी छोटी से छोटी चीजें लिखूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पहली चीज मैं लिखता हूं, टोटल एसेट्स बराबर होती है टोटल लायबिलिटीज के। ठीक है। टोटल एसेट्स बराबर होती हैं टोटल लायबिलिटीज के, बराबर होता है करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट के, बराबर होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। आपको बात समझ आ रही है कि टोटल एसेट बराबर है टोटल लायबिलिटी के, टोटल एसेट ही बराबर है करंट एसेट नॉन करंट एसेट के, टोटल एसेट ही बराबर है शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी के। तो हो सकता है आपको कुछ भी यूज करना पड़ जाए कि टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू, आपको कहे टोटल लायबिलिटी निकालो, ये दो चीजें दे रखी हो तो आप इन दोनों से भी निकाल सकते हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, गलत कर देते हो आप। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। और देखते हैं, अब हम इनके तोड़ निकालते हैं। जैसे कि कुछ चीजों के नाम देखते हैं, जैसे कि अब एक हमारे को ना, आपको वर्ड मिलेगा डेट इक्विटी रेशो। तो डेट का मतलब क्या होता है? देखो, डेट के का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट। क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट। डेट इज इक्विवेलेंट टू नॉन करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हमने दो ही मेन चीजें पढ़ी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड अदर नॉन करंट लायबिलिटी। तो मैं कह सकता हूं कि डेट किसके बराबर हुआ? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के। समझ आती है बात? तो आपको डेट का मतलब पता होना चाहिए। फिर आता है मेरे पास, इक्विटी। इक्विटी के अंदर क्या क्या आता है? देखो, इक्विटी के अंदर आता है सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी के अंदर क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के बराबर है। इक्विटी बराबर है शेयर कैपिटल, क्योंकि मैं इसके पार्ट्स देखूं कि क्या क्या है उसके अंदर, तो मैं कह सकता हूं कि इक्विटी बराबर है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, कि मेरी इक्विटी बराबर है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि इनके बराबर होती है। एक और तरीका देखें, मैं ये भी तो कह सकता हूं कि टोटल ऑफ लायबिलिटीज में से मैं नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि टोटल लायबिलिटी में से माइनस कर दूं मैं करंट लायबिलिटी, माइनस कर दूं मैं नॉन करंट लायबिलिटी, तब भी इक्विटी पे पहुंच जाऊंगा। मैं ये भी बोल सकता हूं यार टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के बराबर होते, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इक्विटी बराबर है टोटल एसेट में से माइनस कर दो करंट लायबिलिटी, माइनस कर दो नॉन करंट लायबिलिटी। बोलो, समझ आया? तो बेसिकली मैं जिस तरीके से चाहूं उस तरीके से लिख सकता हूं। तो आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि हो सकता है, आप देखो, इक्विटी का आपको जो फॉर्मूला पता है वो तो सिर्फ इतना ही पता है कि शेयर होल्डर्स फंड होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन अगर आपको ये डिटेल्स दे रखी है, टोटल एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, तो इनसे भी आप इक्विटी निकाल सकते हो। तो बैलेंस शीट की समझ जरूर होनी चाहिए, बेसिक समझ जरूर होनी चाहिए। हमने देखा डेट होता है लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। टोटल डेट कई बार क्वेश्चन में लिखा आता है टोटल डेट। तो टोटल डेट किसके बराबर होता है? टोटल डेट बराबर होता है करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ये किसके बराबर होता है? करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी के। तो करंट लायबिलिटी का मतलब, अब देखिए यहाँ पे पढ़ रखा है, तो मैं देखो ये भी बोल सकता हूँ कि करंट लायबिलिटी प्लस डेट, है ना?
क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी डेट के बराबर होती है। टोटल डेट का मैं एक और फॉर्मूला बना सकता हूं कि टोटल लायबिलिटी में से सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड माइनस कर दो सर, ये आ जाएगा। मैं कह सकता हूं कि टोटल लायबिलिटीज में से मैं माइनस कर दूं इक्विटी, या मैं बोलूं कि टोटल लायबिलिटीज में से या टोटल एसेट्स में से, क्योंकि टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट बराबर होती हैं, में से मैं माइनस कर दूं शेयर होल्डर्स फंड। मैं कितने तरीकों से लिख सकता हूं, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये आप इतने तरीकों से लिखोगे, नोट्स बनाओगे, तभी आपको ये चीजें ध्यान रहेंगी। ठीक है जी, बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड का बेसिक सा फॉर्मूला होता है दैट इज डेट प्लस इक्विटी। क्या होता है? डेट प्लस इक्विटी। देखो इन रियलिटी अच्छे से फॉर्मूला पढ़ना हो तो हम एक्चुअली में यूज करते हैं डेट प्लस इक्विटी। इनमें से 3 एसेट्स माइनस करते हैं हम। एक हम माइनस करते हैं गुडविल, एक हम माइनस करते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, एक और हम माइनस करते हैं दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो ये करने के बाद मेरे पास आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां मैंने क्या किया? डेट प्लस इक्विटी। अब देखो डेट क्या है? डेट ये है, इक्विटी ये है। इन दोनों को ऐड करके 3 एसेट्स माइनस कर दी। तो मैं ये भी बोल सकता हूं ना कि टोटल लायबिलिटी में से सिर्फ ये हटा दो तो ऑटोमेटिकली ये दोनों चीजें आ जाएंगी। तो मैं एक और फॉर्मूला भी बना सकता हूं दैट इज टोटल लायबिलिटीज में से माइनस कर दो आप करंट लायबिलिटी। ये माइनस करने पे आपके पास ये चीज आ गई, डेट प्लस इक्विटी वाली चीज आ गई। अब आप 3 एसेट्स वो वाली फिर माइनस कर दो, दैट इज गुडविल, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, एंड दैट इज तीसरी क्या है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। मैं टोटल लायबिलिटी की जगह यहां पर टोटल एसेट्स भी लिख सकता हूं क्योंकि दोनों हमेशा सेम रहती हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की 2 अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच तो है, इसे हम बोलते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच, डेट प्लस इक्विटी। इसे हम बोलते हैं एसेट साइड अप्रोच, की जहां पे मैंने टोटल एसेट में से ये चीजें माइनस कर दी। तो ये होता है मेरे पास क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो ये हो गया जी मेरे पास सारे के सारे बेसिक फॉर्मूला, सो दैट आप सोल्वेंसी रेशियोज अच्छे से कर सको। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने नोटबुक में लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो सो मेरे पास आती है सोल्वेंसी रेशो। अब मैं सारी की सारी सोल्वेंसी रेशोज यहां से खत्म कर पाऊंगा बहुत इजीली। जल्दी से फॉर्मूलाज लिखते हैं, आपको समझ आते चले जाएंगे। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, नाम से समझ आता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। अब मैं इन चीजों के बारे में डिटेल में जानता हूं कि यार डेट का मतलब क्या होता है। लॉन्ग टर्म डेट होता है, लॉन्ग टर्म डेट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 2 चीजें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, क्वेश्चन खत्म। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में 2 चीजें आती है, एक आता है शेयर कैपिटल और दूसरी चीज क्या आती है मेरे पास? रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्वेश्चन खत्म। इसी तरीके से टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट के अंदर करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट कर दो या टोटल लायबिलिटीज के बराबर रख दो, जैसे मर्जी निकाल दो। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट होता है। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो कहती है कि आपका खुद का पैसा कितना लगा है। तो इसका आंसर होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, की टोटल एसेट्स में से मालिकों का कितना पैसा लगा है, तो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। अगली रेशियो आती है मेरे पास दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ये बताते हैं कि आप अपना इंटरेस्ट कवर कर पाओगे या नहीं। तो हम ऊपर लिखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है। यानी 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, इंटरेस्ट तो मेरे को महीने का 10,000 ही देना होता है। लॉन्ग टर्म डेट पे इंटरेस्ट कितना है, तो मतलब 10 गुना प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो इसलिए ये हम निकालते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका कैसा है। फिर आता है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये भी बहुत आसान हुआ, दैट इज डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, कोई खास बात नहीं है। डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट निकालना तुम्हें सिखा दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड की दोनों अप्रोचेस बता दी, लायबिलिटी साइड अप्रोच भी, एसेट साइड अप्रोच भी। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि सॉल्वेंसी रेशियोज कैसे निकलती है। ये प्योर रेशियो की फॉर्म में निकलती है, मतलब कि 2:1, 1:2। तो ये प्योर रेशियो की फॉर्म में निकलती है।
ये भी प्योर की फॉर्म में निकलती है, ये भी प्योर की फॉर्म में निकलती है, लेकिन ये निकलती है टाइम्स की फॉर्म में। कितने गुना है, कितने गुना प्रॉफिट है। लाइक मैकेनिक जैसे बोला कि 1,00,000 है अपॉन 10,000 मेरा इंटरेस्ट है, तो 10 टाइम्स मेरा प्रॉफिट है। ओके, तो ये टाइम्स में निकलता है, ये भी आपका कैसे निकलता है, प्योर रेशो की फॉर्म में निकलता है। करंट रेशो और लिक्विड रेशो भी प्योर रेशो की फॉर्म में निकलती है। ठीक है जी, तो सोल्वेंसी रेशोज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपको ये अच्छे से आना चाहिए। सारे के सारे फॉर्मूला लिखे यहाँ पे, डेट कैसे निकलता है, इक्विटी कैसे निकलती है, टोटल डेट कैसे निकलता है, टोटल एसेट्स कैसे निकलती है, यहाँ पे हमने सीखा था कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलते, तो हर चीज मैंने आपको यहाँ पर करवा दी है, कुछ भी यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अब दैट इज माई टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो का एक और नाम होता है, टर्नओवर रेशोस का एक और नाम होता है जो कि होता है एक्टिविटी रेशोस, जो कि होता है एक्टिविटी रेशोस। ठीक है, तो सबसे पहली मेरे पास आती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में क्या आता है, देखो ये कहते हैं कि इन्वेंट्री का टर्नओवर क्या है। मैं आपको हल्का सा मतलब भी समझाता हूं इसका। इसका जो आंसर होता है दैट इज माई कोग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये रेशो बताना क्या चाहती है, बताना चाहती है कि कोग्स, कोग्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि मैंने जो सामान बेचा उसकी कीमत क्या थी, तो कोग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो मतलब कि मान लो मैंने इस साल 10 लाख रुपए का सामान बेचा और मेरे को एवरेज इन्वेंट्री, मेरे को अपना माल रखना कितना पड़ रहा था अपनी दुकान में, 2 लाख का, तो मतलब मैंने 5 गुना सामान बेचा, कि मतलब मेरे को साल में 5 बार सामान का ऑर्डर देना पड़ेगा। समझ रहे हो कि मैं एवरेज अपने पास 2 लाख का सामान रखता हूँ अपनी दुकान में, और मैं साल में मेरी 10 लाख की बिक्री होती है, तो मेरे को एवरेज 5 बार माल मंगवाना पड़ेगा। तो इससे हमारे को समझ आती है हम कितनी बार सामान लेकर आए। तो दैट इज माई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, दैट इज माई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मेरे को चाहिए होंगे कॉक्स के फॉर्मूलाज, आरएफओ के फॉर्मूलाज, तो आपको पहले सारे फॉर्मूलाज करवाता हूँ। तो पहले आपको ना बस एक चीज और बता दूं कि एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, फिर मैं आपको कॉक्स का फॉर्मूला भी करवाता हूँ। तो एवरेज इन्वेंट्री इज बेसिकली ओपनिंग इन्वेंट्री, साल की शुरुआत में क्या इन्वेंट्री थी, प्लस कर दो क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन कर दो 2। ठीक है जी, मैं आपको जल्दी से एक इनकम स्टेटमेंट करवा देता हूं, जिससे आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे कि किस तरीके से आपको टर्नओवर रेशोस के अंदर आरएफओ निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, या आपको बाद के आगे जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, सारे फॉर्मूलाज यहां से हम खत्म करेंगे। ठीक है, यहाँ की इनकम स्टेटमेंट को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास, क्या है जल्दी से देखते हैं। आरसी गया, ये आरसी राजीव चौक इन दिल्ली, आरसी गया 3 ऑरेंज, 3 नींबू एंड 1 टमाटर लाया, एंड 1 टमाटो लाया। ठीक है जी, क्या बोला मैंने, आरसी गया 3 ऑरेंज, 3 नींबू और 1 टमाटर लाया। इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगी पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट, और ये बहुत काम आएगी, ये आपको सीएफएस में भी काम आएगी, यहाँ पर भी काम आएगी। ध्यान से देखो क्या क्या चीजें, क्या क्या आइटम्स आती हैं। आर से आता है मेरे पास सबसे पहले आरएफओ, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सी से आता है मेरे पास कोग्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे ही हम आरएफओ में से कोग्स माइनस कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है जी, दैट इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, फिर आते हैं 3 ऑरेंज, तो मैं 3 बार ओ लिखता हूं, ओ। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, माइनस कर देता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जोड़ देता हूं ऑपरेटिंग इनकम्स, तो आ जाता है मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, फिर मेरे पास 3 नींबू, तो एन एन एन, यहां पर मैं ऐड कर देता हूं इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, कि नॉन ऑपरेटिंग मेरे पास क्या क्या इनकम्स है। मैं माइनस कर देता हूं यहां पर नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मेरे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट्स, मेरे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट्स। 1 टमाटर लास्ट में हम क्या कर देते हैं, टी माइनस कर देते हैं, दैट इज टैक्स माइनस कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये नहीं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद कुछ हुआ नहीं, बहुत कुछ होता है, बट हमारे को रेशियो एनालिसिस में सिर्फ इतने की ही जरूरत है।
रेशो एनालिसिस में सिर्फ इतने की ही जरूरत है। ये इनकम स्टेटमेंट आपको जिंदगी भर याद होनी चाहिए। जब जब आप तक आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, आप सीए कर रहे हो, आप सीएफए कर रहे हो, आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, जो भी कोर्स कर रहे हो कॉमर्स का, आपको ये पूरी इनकम स्टेटमेंट एज इट इज याद होनी चाहिए। आर से आया मेरे पास आरएफओ। आरएफओ होता क्या है? बेसिकली आरएफओ होता है नेट सेल्स, मतलब कि जो भी ग्रॉस सेल्स है उसमें से आप रिटर्न्स माइनस कर दो तो वो नेट सेल्स। नेट सेल्स इज बेसिकली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉग्स होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉग्स का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओएनडी। ओएनडी का मतलब क्या होता है? देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओएनडी बन गया ना, ओ एन डी, माइनस कर दो आप क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये होता है जी आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला, कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। फिर आता है हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब आप इनके और फॉर्मूलास बना सकते हो आपस में। आप ये बोल सकते हो कि ग्रोस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू आरएफओ। आप जैसे मर्जी, कैसे यहाँ पे माइनस का आंसर आ गया तब कहोगे ग्रोस लॉस होगा, वो आप अपने आप से फॉर्मूलास बन जाएंगे अपने। बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की क्या डिटेल्स हैं? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं आपके पास डोज, DOSE। डी से आता है आपके पास डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ओ से आता है आपके पास ऑफिस एंड एडमिन। एस से आता है आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ई से आता है आपके पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरी वैलरी हो गई, या बेसिकली मैं कहूँ जनरली जितने भी खर्चे होते हैं सामान खरीदने के अलावा, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा लगभग सारे खर्चे मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। कि ऑपरेशंस के खर्चे वो जनरली होते हैं, रेंट हो चाहे वो हमारे पास क्या आते हैं कि रेंट हो, या फिर मैं कहूँ कि कोई भी खर्चा लगा लो, सैलरी हो, कमीशन हो, मैनेजर कमीशन हो, जितने मर्जी खर्चे लिख लो वो सारे लगभग यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आता है ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम एक्चुअली में आपको सिलेबस में चेक नहीं किया जाता, फिर भी मैं आपको बता दूं दो तरीके की ऑपरेटिंग इनकम्स होती है। एक होता है कमीशन रिसीव्ड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। आपको बुक में चेक नहीं की जाती हैं, इसीलिए इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ने वाली है। फिर आता है आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलने के बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आपको दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम ध्यान रखनी है, इसी तरीके से दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ध्यान रखने हैं। तो जो आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ध्यान रखनी है वो क्या क्या है, जल्दी से वो देख लेते हैं। दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड आपको ध्यान रखना है, और आपको ध्यान रखना है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। जनरली वो इसी के अराउंड आपको चेक करेगा। और यहां पर आपको ध्यान रखना है इंटरेस्ट पेड, किसी चीज का इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे किया, या फिर आपको लॉस हो गया ऑन सेल ऑफ एसेट, कि कोई भी एसेट बेचने पे अगर आपको लॉस हो गया तो। ठीक है, फिर आता है टैक्स। टैक्स का फिगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा, एक मिनट। फिर आता है टैक्स। टैक्स का फिगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा, फिर आप पहुंच जाओगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। तो ठीक है जी, ये सारी डिटेल्स होती हैं। इन डिटेल्स के ऊपर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मेरे को बताइए व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ये जीपी निकालने का तरीका आपको पता है, एफओ माइनस कॉक्स करना होता है। वो पूछेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, आपको पता है कि यार ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग खर्चा माइनस कर दो, ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दो, खर्चे ये सारे होते हैं। वो आपसे पूछेगा नेट प्रॉफिट रेशो, आप बता दोगे। वो आपको कहेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल के दिखाओ, आप कर दोगे। तो इस स्लाइड से आप बहुत कुछ कर पाओगे। लगभग क्या ऑफकोर्स जितने भी हैं, जितनी भी रेशोज है बाकी की, वो सारी इस स्लाइड से हो जाएंगी। जल्दी से सारी के सारी रेशोज देखते हैं। हम चल रहे थे अपने टर्नओवर रेशोज पे। तो टर्नओवर रेशोज की अगर हम बात करें तो हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो देखा, जिसका फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट निकालना मैंने आपको सिखा दिया, एवरेज इन्वेंट्री मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट इज माई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो।
तो ये मेरे को बताएगी कि मैं कितनी टाइम, कितनी बारी, मतलब बेसिकली मैं कितनी क्रेडिट सेल्स कर पाता हूँ इतने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल रख के। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, दैट इज क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। मतलब कि मान लो मैं कहता हूं मैं साल में 20 लाख का क्रेडिट में सेल कर पाता हूं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मेरे पास पड़े रहते हैं 1 लाख के। तो बेसिकली मैं 1 लाख का माल उधार, जब भी मैं देखूं तो मेरे पास लगभग 1 लाख रुपए की उधार होती है, और इस वजह से 20 लाख का माल बेच देता हूँ। दैट्स वेरी नाइस ना, कि मैं 20 लाख का क्रेडिट में सामान बेच देता हूँ और सिर्फ 1 लाख की क्रेडिट लाइन के साथ, कि सिर्फ मेरा बाजार में 1 लाख रुपए ही रखता है। तो दिस इज माई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। फिर से यहाँ पर क्रेडिट RFO निकालने का मतलब, आपको RFO तो पता ही है कैसे निकलता है, नेट सेल्स। तो उसके अंदर से आपको क्रेडिट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी, आप निकाल लोगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलते हैं, वही ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन कर दो 2 से। वही ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता क्या क्या है, दोनों चीजें आती हैं, डेटर्स भी आते हैं और साथ ही में बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं, दोनों चीजें आती हैं। फिर आती है मेरे पास तीसरी, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि जितना, देखो ट्रेड पेबल मतलब मेरे को देनदारी कितनी है, कितना पैसा मैंने बाजार में देना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो हमने क्रेडिट पे सामान खरीद रखा है, तो आई विल से क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलते हैं, वही ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2 करके निकलते हैं। अगला आता है मेरे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो ये मेरे को बताती है कि मैंने कितनी वर्किंग कैपिटल लगा रखी है और उसकी वजह से मैं कितनी सेल्स जनरेट कर पा रहा हूं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। फिर आता है हमारे पास पांचवी रेशो, दैट इज फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो भी कहते हैं कि मैंने कितनी फिक्स्ड एसेट लगा रखी है इतनी टर्नओवर जनरेट करने के लिए। तो दैट इज RFO अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है यहाँ पर, कि टोटल नॉन करंट एसेट्स में से माइनस कर दोगे आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेट वैल्यू देखोगे, ठीक है। ये नहीं कि जब आपको 10 लाख की एसेट उसमें से 5 लाख तक का डेप्रिसिएशन है, तो आप 5 लाख की वैल्यू लोगे, तो टोटल नॉन करंट एसेट जो भी ग्रॉस वैल्यू है उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद कंसीडर करोगे। लास्ट आता है मेरे पास नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास RFO अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड। बेसिकली नेट एसेट्स कैपिटल इंप्लॉयड का ही दूसरा नाम है। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये ध्यान रखना है कि फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो और नेट एसेट टर्नओवर रेशो में दिन रात का फर्क है। फिक्स्ड एसेट का मतलब है, फिक्स्ड एसेट्स मतलब कि टोटल नॉन करंट एसेट जो भी आपकी है उसके अंदर से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो आया। और नेट एसेट टर्नओवर रेशो में क्या होता है, RFO अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड। नेट एसेट का मतलब होता है नेट वर्थ कितनी है बिजनेस की, कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है, वो भी हम निकालनी सीख चुके हैं। टर्नओवर रेशो T से शुरू होता है, इसीलिए सारी रेशोज निकलती हैं टाइम्स में। सारी की सारी रेशो आप टाइम्स में निकालोगे। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो तो कितने टाइम्स है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कितने टाइम्स है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो कितने टाइम्स है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट RFO अपॉन फिक्स्ड एसेट, नेट एसेट्स तो RFO अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के आपको दोनों तरीके पता है कि किस तरीके से हम निकालते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच से और किस तरीके से हम निकालते हैं एसेट साइड अप्रोच से। तो यहाँ पे हमारी टर्नओवर रेशोस भी खत्म हो जाती हैं। चलो जी आगे चलते हैं लास्ट रेशोस पे, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पूरी की पूरी यहीं से बनी है, अभी आप आराम से सीखोगे कैसे निकलेंगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस में मेरे पास 5 रेशो है। पहली है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, दूसरी है ऑपरेटिंग रेशो, तीसरी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, चौथी है नेट प्रॉफिट रेशो और पांचवी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या हम इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल देते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशो, P से शुरू होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो ये सारी की सारी निकलती कैसे हैं, परसेंटेजेस में निकलती हैं। सारी की सारी कैसे निकलेंगी,
परसेंटेजेस में निकलेंगी। तो पहली रेशो है दैट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो हम सारे के सारे प्रॉफिट्स देखते हैं हमारे आरएफओ के बेसिस पे कि हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100 कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, अपॉन कर दो मेरी सेल्स कितनी है, इनटू कर दो 100। मान लो मैं कह दूं कि यार मैंने 10,000 का जीपी कमाया 1 लाख की सेल्स करके, इंटू 100, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक और कैंसिल, तो दैट इज 10% मेरा क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला सारे पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है आरएफओ माइनस कोग्स। अब मैंने आपको कोग्स का फॉर्मूला भी बता रखा है, क्या होता है, ओ एन डी माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, जहां पे ओ का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक, एन का नेट परचेसेस, डी का डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर्मूलाज मैं आपको सारे अच्छे से लिखवा चुका हूं। अगला आता है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो क्या होती है, देखो ऑपरेटिंग रेशो बताती है मेरे को कि मेरा एक्चुअली में खर्चा कितना है, ये मेरे को बताती है एक तरीके से मेरा टोटल खर्चा कितना है। इस रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट। देखो एक बिजनेस का मेन खर्चा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि उसने बेचे गए माल की लागत क्या है, कीमत क्या है। मान लो मैंने 100 रुपए वाली चीज 150 की बेची, तो 100 रुपए उसका क्या है, कोग्स। तो कोग्स प्लस बाकी खर्चे जैसे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कि ऑपरेटिंग पूछ रहे हैं कि ऑपरेटिंग में आपका कितना खर्चा है, अपॉन 100 अपॉन आरएफओ इंटू 100। तो दिस इज माई ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो बताती है कि ऑपरेटिंग खर्चा टोटल कितना है, टोटल एक्सपेंस कितना है, दैट इज कोक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या बताती है, ये बताती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता कैसे है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है आरएफओ में से, ये दो चीजों को माइनस करने के। आरएफओ में से अगर मैं कोक्स हटा दूं और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटा दूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। तो इसका मतलब कि आरएफओ इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो इन दोनों रेशियोज का सम क्या होगा, इन दोनों रेशियोज का सम क्या होगा, ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इनका सम क्या होता है, हमेशा इक्वल टू 100% होता है। आप समझो आराम से। देखो हमें एक बात पता है कि यार आरएफओ में से अगर मैं कोग्स हटा दूं, ठीक है, तो मेरा आ जाता है जीपी। जीपी में से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटा दूं और ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दूं, मैं जोड़ इससे ना क्योंकि बुक में आपको ऐसा सवाल ही नहीं मिलेगा कभी, तो मेरे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना। तो मैं कुल मिला के ऐसा बोल सकता हूं ना कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है किसके बराबर है, आरएफओ में से कोग्स हटा दो और ऑपरेटिंग खर्चे हटा दो। बोल सकता हूं ना मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं आरएफओ में से ऑपरेटिंग खर्चे हटा दूं और मैं कोग्स हटा दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। अब मैं ये भी बोल सकता हूं कि आरएफओ किसके बराबर हुआ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कोग्स प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के, कि नहीं। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इन दोनों के सम को बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या हो जाएगा, आरएफओ के बराबर हो जाएगा, मतलब वो 100% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी रेशो निकलती है उसके अपॉन में आरएफओ ही तो होता है। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो ऊपर भी आरएफओ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। समझ आ रही है बात। तो बेसिकली इसी वजह से इनका सम क्या होता है, 100%। आपको वो कोई प्रूफ नहीं पूछ रहा, आपको ये बेसिक मतलब पता होना चाहिए। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट रेशो, बहुत बेसिक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होगा, नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100 होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, ये कहना चाहते हैं कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है जो आपने कैपिटल एम्प्लॉय करी है, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो ये बहुत बहुत फेमस है, इसका आंसर होता है दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। कि प्रॉफिट डिविडेंड देने से पहले, टैक्स देने से पहले और इंटरेस्ट देने से पहले अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो मतलब कि प्रॉफिट ब्याज देने से पहले, टैक्स देने से पहले,
डिविडेंड देने से पहले जो भी है अपॉन कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी आपको आती है इनटू 100। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड कैसे निकलता है, इसके लिए जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको वहां पे सिखा दूंगा, बाकी हर चीज मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दी है। तो यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट नोट्स ऑफ रेशो एनालिसिस खत्म होते हैं। तो हमने सारी की सारी रेशोज यहाँ पे क्या कर ली है, अच्छे से कवर कर ली है कि किस किस तरीके से क्या क्या फॉर्मूलाज एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब बच गया इसका सिर्फ लास्ट टॉपिक, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसका है दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेशो। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेशो ये आप कैसे पहचानोगे। देखो मैं जितनी बातें यहां इस बोर्ड पे लिखूंगा आपको सारी की सारी बातें नोट डाउन कर लेनी है, आप इस चीज का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं देखो कोई क्वेश्चन जो आएगा वो कहेगा कि यार कि एक चीज में इंक्रीज हो गया या दूसरी में हो गया या डिक्रीज हो गया, तो हमें पहचानना पड़ेगा चीजों को। मैं पहली चीज लिखता हूं हमारा, आपको पहले तो चेंज इन वन थिंग, अगर चेंज एक चीज में है, चेंज इन वन थिंग, अगर किसी एक चीज में चेंज आ रहा है, थिंग बोले तो क्वांटिटी कि ऊपर वाली क्वांटिटी या नीचे वाली क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। जैसे कि मान लो मैं कहूँ कि रेशोस हम निकालते हैं तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही करते हैं ना, किसी एक चीज में चेंज आ रहा है और दूसरी एज इट इज है। तो मान लो मैं कहूं कि इसके अंदर क्या क्या केसेस हो सकते हैं, पहला केस हो सकता है कि न्यूमरेटर इंक्रीज हो गया, डिनोमिनेटर एज इट इज है, तो रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो ऊपर वाली चीज इंक्रीज हो, नीचे एज इट इज हो, तो हम कहते हैं रेशो इंप्रूव हो गई, तो हम कहेंगे रेशो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर मैं कहूं कि ऊपर वाली चीज एज इट इज है, नीचे वाली रिड्यूस हो गई, तब रेशो क्या होगी। देखो मैं कहता हूं ऊपर वाला 10 का 10 है, नीचे वाला 2 की बजाय 1 हो गया, तब भी रेशो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। ऊपर वाला कम हो गया, नीचे वाला एज इट इज है, तो क्या होगा, रेशो रिड्यूस होगी। मैं कहूं ऊपर वाला एज इट इज है लेकिन नीचे वाला बढ़ गया, तो भी रेशो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मतलब कि ऊपर वाला एज इट इज है कि ऊपर वाला, देखो ऊपर वाला पहले भी 10 था, नीचे वाला था 5, तो ये बेसिकली आंसर था 2। लेकिन अब क्या हुआ, ऊपर वाला एज इट इज है लेकिन नीचे वाला बढ़ गया, तो ये हो गया 10 अपॉन सपोज 8, तो आंसर क्या होगा आपका 1.2 समथिंग होगा। तो बेसिकली रिड्यूस हो गया ना, तो रेशो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो आपको ये हर बार करके नहीं देखना, आपको याद होने चाहिए, इसीलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं कि हर बार आपको पेपर में जब बैठोगे सीयूईटी में, तो आपको जल्दी जल्दी आंसर मार्क करने हैं, आप करके नहीं बैठोगे, आप ये उस टाइम चेक नहीं करोगे, आप सिर्फ ये याद रखोगे कि न्यूमरेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर वही, तो रेशो इंप्रूव, वही डिनोमिनेटर रिड्यूस हो गया तो रेशो इंप्रूव, इसका अपोजिट। हमने कहा चेंज इन वन क्वांटिटी हो तो ये होगा। अब देखो अगर चेंज इन बोथ हो, अगर दोनों में चेंज हो कि न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, तब क्या होगा। अगर चेंज दोनों में हो, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तब क्या होता है। देखो तब कुछ केसेस तो बड़े सिंपल हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि ऊपर वाली चीज बढ़ गई, नीचे वाली रिड्यूस हो गई, फिर रेशो क्या होगी, इंप्रूव होगी। कॉमन सेंस की बात है कि सिर्फ ऊपर वाली बढ़ जाती, कुछ ना होता, तब भी इंप्रूव होती, ये कुछ ना होता और नीचे वाली रिड्यूस होती, तब भी इंप्रूव होती। तो दोनों ही अच्छी अच्छी बातें हो गई। ये इसका एक केस मिल सकता है आपको, ऊपर वाला कम हो गया, नीचे वाला बढ़ गया, तो रेशो डिक्रीज हो जाएगी। ये तो बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं कुछ अच्छे केसेस की। अब अच्छे केसेस की बात करते हैं हम थोड़ी। अब मैं कहता हूं आपको कि चेंज इन बोथ, दोनों में चेंज आ रहा है एंड सेम चेंज आ रहा है, ठीक है। ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में चेंज आ रहा है और सेम क्वांटिटी जितना चेंज आ रहा है, मतलब जितना ऊपर वाले में चेंज उतना ही नीचे वाले में चेंज आ रहा है। कि मान लो दोनों इंक्रीज हो गई सेम अमाउंट से, दोनों ही रिड्यूस हो गई सेम अमाउंट से, तब क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम ना सिनेरियोस बनाएंगे। जैसे कि आपको पहला सिनेरियो बना के दे देता हूं कि इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, बहुत सिंपल सा, जैसे कि 2:1, अगर ये 2:1 रेशो है तब क्या होगा। इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब रेशो कुछ ऐसी है 1:2। तीसरा मैं कहता हूं न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, मतलब रेशो कैसी है 1:1। अब ये 2:1 की जगह 5:1 हो सकता है,
7:3 हो सकता है, मतलब पहली चीज दूसरी से ज्यादा होनी चाहिए, वो कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर पहली चीज दूसरी से कम होनी चाहिए, कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पहली दूसरी के बराबर होनी चाहिए, कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। इफ n इंक्रीजेस d इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीज हो, न्यूमिनेटर भी इंक्रीज डिनोमिनेटर भी इंक्रीज, तो यहां पर जो रेशो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यहां पर रेशो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, और यहां पर नो चेंज। ध्यान से देखना, अगर दोनों चीजें बढ़ रही है तो इसके अंदर रेशो रिड्यूस, इसका अपोजिट यहां पे एक्ट करेगा और वहां पर चेंज होगा ही नहीं। आप किसी एक का याद रख सकते हो, जैसे आप इसका याद रख सकते हो कि अगर न्यूमिनेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, दोनों चीजें बढ़ने पे रेशो रिड्यूस होगी। इफ दोनों ही रिड्यूस हो जाए तो ये इंप्रूव होगी, ये अपोजिट एक्ट करता है, और ये इससे अपोजिट एक्ट करता है तो ये डिक्रीज होगी, और यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी। तो अगर दोनों इंक्रीज दोनों डिक्रीज तो ये होगा, एक इंक्रीज एक डिक्रीज तो हमने देख ही लिया कि अगर ये इंक्रीज ये डिक्रीज तो रेशियो इंप्रूव होगी, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हर जगह लिख देता हूँ यहाँ पे ये केस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं कहूँ कि न्यूमिनेटर बढ़ रहा है डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो ये रेशियो भी इंप्रूव, ये भी इंप्रूव, ये भी इंप्रूव। ठीक है, तीनों पे सेम इफेक्ट होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, पहला बढ़ रहा है दूसरा रिड्यूस हो रहा है, तो पक्की बात है तीनों की तीनों क्या होंगी, इंप्रूव होगी। इसी तरीके से मैं बोलूं कि न्यूमिनेटर रिड्यूस हो रहा है डिनोमिनेटर इंप्रूव हो रहा है, तो रेशो क्या होगी, ये भी रिड्यूस होगी, ये भी रिड्यूस होगी, ये भी रिड्यूस होगी। ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे चेंज इन रेशोस। तो आप अच्छे से, तो आप क्या कर सकते हो, अच्छे से इनको देख सकते हो, टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट इन द नोटबुक, और ये सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये कंप्लीट नोट्स आपके यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है जी। तो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। तो आज हमने बहुत अच्छे से रेशो एनालिसिस का वन शॉट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। रेशो एनालिसिस के कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे फॉर्मूला अच्छे से कर लो। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कल लेकर आऊंगा आपके लिए एमसीक्यूज, तो वो सारे के सारे अच्छे से कर लेना, फिर रेशो एनालिसिस आपका डन हो जाएगा।